स्टूडेंट्स एंटी नेट एजुकेशन प्रिपरेशन की सीक्वेंस के रिगार्डिंग आज हम लोग जो नेक्स्ट नया टॉपिक करेंगे यूनिट 1 से, दैट इज़ अप्रोचेस टू सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशोलॉजिकल अप्रोच, जिसके रिगार्डिंग हम लोग पढ़ेंगे कन्फ्लिक्ट, सिंबॉलिक और स्ट्रक्चरल अप्रोच। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है। सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, इट इज़ द फील्ड ऑफ स्टडी that uses sociological theories and practices to understand how education influence society. It is a scientific study of social processes and patterns of the educational system. देखो, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो ये एक ऐसी फील्ड है स्टडी की जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि किस प्रकार से सोशोलॉजिकल थ्योरीज और प्रैक्टिसेस जो है वो एजुकेशन के ऊपर इन्फ्लुएंस डालती है और किस प्रकार से एजुकेशन भी इन सोसाइटिकल थ्योरीज और प्रैक्टिसेस के ऊपर इन्फ्लुएंस डालती है। क्लियर है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग एग्जामिन करते हैं कि सोसाइटी की सुपर स्ट्रक्चर क्या है और किस तरीके से इस सोसाइटी के सुपर स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जो डिफरेंट फोर्सेस हैं वो पॉलिसीज़ का निर्माण करती है, प्रैक्टिसेस करती है, और जो भी स्कूलों में पढ़ाया जाता है उसको पढ़ाने से हमारे पास क्या आउटकम आई है, बच्चा कैसे तैयार होके आया है, ये सारी चीज़ें इसमें एग्जामिन जो है वो की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि किस तरह से जो सोशल इंस्टीट्यूट्स हैं वो कैसे स्कूल एजुकेशन के ऊपर इन्फ्लुएंस डालते हैं और किस प्रकार से जो स्कूलिंग है वो भी सोसाइटी के अंदर जितने भी डिफरेंट लोग रहते हैं, जितने भी डिस्पैरिटीज़ हैं, उन सब के ऊपर वो किस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस वो डालती है। देखो, सिंपल सी बात है, जो सोसाइटी होती है वो भी स्कूलिंग के ऊपर इम्पेक्ट डालती है और जो स्कूलिंग होती है वो भी सोसाइटी के पैटर्न के ऊपर इम्पेक्ट डालती है। क्लियर है। अगर बात करें यहाँ पर बेसिक अप्रोचेस की तो हम लोग बात करेंगे कन्फ्लिक्ट थ्योरी की, सिंबॉलिक इंटरेक्शन की, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की। देखो, इस सोसाइटी के अंदर कोई मतलब ये जो समाज है जो अभी हमें दिख रहा है, ये जो समाज होता है वो अलग अलग विश्वासों से, थॉट्स से, सोशल बिहेवियर, सिंबल्स और इंटरेक्शन से मिलकर के बना होता है। इसमें ना सिर्फ इंटरेक्शंस होती है बल्कि कुछ कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, कुछ सॉलिडरिटीज़ भी होती है, प्रोग्रेसिव भी होती है और कहीं ना कहीं डाउनफॉल भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये फोर्सेस की तरह काम करती है। ये फोर्सेस ऐसी फोर्सेस जो आपकी एजुकेशन के ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर, आपकी परसेप्शन के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो डालती है। इसके अलावा और भी कुछ सोसाइटीज़ होती हैं। मेन अगर हम लोग बात करें, मेन अगर हमारी सोसाइटी क्या है, हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली, हमारा रिलीजन, हमारी इकोनॉमी, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा स्कूल सिस्टम, आप किस तरह के इंस्टीट्यूट में जाकर के पढ़ते हो, कहाँ आप जॉब करते हो, किस तरीके से आपका उठना बैठना, आपकी जो पर्टिकुलर आप किस एरिया में रहते हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी एजुकेशन के ऊपर इम्पेक्ट डालती है। अगर हम लोग सपोज कर लीजिए कि कोई व्यक्ति पंजाब का है, ठीक है, तो उसको उसकी मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति राजस्थान का है तो उसको उसकी मदर टंग में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही कुछ सेटअप नॉर्म्स किए जाते हैं एजुकेशन में, और एजुकेशन जो है वो व्यक्ति को चेंज करने का काम करती है, पॉजिटिव चेंज लाने का उसमें काम करती है। उसके जब जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर ज्ञान आएगा वो क्या अपनी जितनी भी उसे लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरी सोसाइटी में सही नहीं हो रही है तो वो उसे चेंज करने की कोशिश जो है वो करेगा। क्लियर है। चलिए डिफरेंट अप्रोचेस की बात करें तो बात आती है एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोशोलॉजी। एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोशोलॉजी, इसमें सबसे जो नाम आता है बड़ा वो आता है हर्बर्ट स्पेंसर का। ये कहते हैं कि जो सोसाइटी है ना वो उसे नापा जाता है सेवेजरी टू सिविलाइजेशन। जो पहले जो होता है, जो सोसाइटी इतनी डेवलप नहीं होती है, ठीक है, लोगों को जैसे पहले के समय की बात करें तो अब लोग पत्तों की छाल पहनते थे और खाना वो कच्चा खाते थे। धीरे धीरे फिर उन्होंने आग में पकाना शुरू किया। किस प्रकार से जो व्यक्ति है वो एक सिविलाइज्ड पर्सन बनता है। कैसे व्यक्ति जो है, देखो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा वो उतना ही फिट होगा किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी में रहने के लिए।
इसे ही हम लोग कहते हैं कॉस्मिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। ये तो छोटी सी एक थ्योरी थी, ठीक है। अब इसमें जो नाम आ रहे हैं ना बच्चों फिलोसफर्स के, वो आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अब हम लोग डिफरेंट थ्री अप्रोचेस की बात करते हैं। नंबर 1 अप्रोच आती है सिंबॉलिक इंटरेक्शन। सिंबॉलिक इंटरेक्शन की बात करें, यहाँ से आप समझ पा रहे हो कि सिंबल्स का, लैंग्वेज का आदान प्रदान जो है वो होता है। आइडियाज़ का जो आदान प्रदान है वो सिंबल्स या फिर लैंग्वेज के ज़रिए होता है। वर्बली आप चीज़ों को लेते हो, लैंग्वेजेस को लेते हो। देखो यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को समझिए, जैसे कि आप बीएड कॉलेज में जब आप जाते हो, वहाँ से आप ट्रेनिंग लेने जाते हो, तो जैसे आपका टीचर आपको जेस्चर्स सिखाता है, जिस तरीके से वो लेक्चर देगा, ऑफ कोर्स आप उन लेक्चर्स को, जो उसका ढंग होगा, आप उसको भी फॉलो करना सीखते हो। छोटी छोटी चीज़ों पर वहाँ पर ध्यान दिया जाता है कि आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, जेस्चर्स कैसे होना चाहिए, कम्युनिकेशंस कैसे होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इम्पैक्ट डालते हैं कि आप सामने वाले को किस तरीके से सिखा पाएंगे। क्लियर है। और ये जो कंसेप्ट है डेवलप्स द सेल्फ एंड इट इज़ रीडिफाइंड थ्रू इंटरेक्शंस विद द अदर पीपल। देखो, एक तो आप चीज़ें जो हैं कुछ तो पहले से सीख के आए हो, ग्रेजुएशन तक आपने काफ़ी कुछ सीखा होता है। जब आप बीएड कॉलेज में जाते हो वहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए, तो वहाँ पर जो आपका सेल्फ है ना, उसे रीडिफाइन किया जाता है। कहीं ना कहीं आपके अंदर पढ़ाने की क्षमता तो थी, कैपेबिलिटी तो थी, लेकिन अब उसको एक कला में चेंज किया जाता है। अब आपके अंदर कला आ जाती है कि हमें हर तरह के बच्चे के साथ किस तरीके से बिहेवियर करना है, उसके अंदर ज्ञान जो है वो डालना है। और ये तभी होता है जब आप लोगों से मिलोगे, उनके साथ इंटरेक्ट करोगे। क्लियर है। और यहाँ पर जो मेन नाम आता है सिंबॉलिक इंटरेक्शन अप्रोच में, जॉर्ज हर्बर्ट मीड का चार्ल्स कुलेज थ्योरीज ऑफ सेल्फ, ये ध्यान में रखिएगा। और उसके अलावा पायरी बॉर्ड्यू, वो आगे भी इनका जो नाम है वो आएगा। मेन आपको ये दो नाम याद रखने हैं, जॉर्ज हर्बर्ट मीड और चार्ल्स कुलेज थ्योरी ऑफ सेल्फ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात, अच्छा ये तो हो गया है। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं सोशल अचीवमेंट का मतलब क्या होता है। सोशल अचीवमेंट का मतलब होता है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोई बच्चा सक्सेसफुल हुआ है तो इसका मतलब हम कहेंगे कि टीचर भी सक्सेसफुल हो गया है। ये कहते हैं कि फेलियर ऑफ चाइल्ड मतलब फेलियर ऑफ टीचर। देखो, अगर आप इस चीज़ को समझो कि एक पहले जो व्यक्ति है अपना सेल्फ लेके गया किसी भी पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है, वहाँ पर जो भी उसने सिंबल्स, लैंग्वेजेस, जेस्चर्स के थ्रू वो सोसाइटी में जाएगा, तभी तो ये सब चीज़ों की इंटरेक्शन होगी ना। सिंबल्स की जो भी वो नॉलेज लेगा लैंग्वेजेस के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, तो उसका जो सेल्फ, उसका जो माइंड है वो चेंज होगा। जैसे ही उसका माइंड चेंज होगा, या यूँ कह सकते हो कि वो रीडिफाइन होगा, तो उसे अपनी और अच्छी एक्चुअलाइजेशन होगी। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल सा सिंपल सा पॉइंट था। मेन आपको बस ये याद रखना है कि सिंबॉलिक इंटरेक्शन होता क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ये कहता है कि जो सोसाइटी होती है ना, वो एक लिविंग सिस्टम की तरह उसको एक लिविंग सिस्टम की तरह कंसीडर किया जाता है, जिसके जो अलग अलग पार्ट है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए इकट्ठे होकर के काम जो है वो करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखो, जितने भी ये जो जैसे अगर यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, जैसे कि अगर हमारे भारत देश को आज़ाद करने के लिए बहुत सारे देशवासियों ने, लगभग हर देशवासी ने अपना योगदान दिया था। किसके लिए? एक स्वतंत्रता को पाने के लिए। अब उस स्वतंत्रता का जो कह लीजिए जो लाभ है, जो हमें वो इंडिपेंडेंस मिली है, उसका हर एक व्यक्ति जो है ना, वो लाभान्वित है उस चीज़ से। क्लियर है। तो ये यही चीज़ कहती है कि एक पर्टिकुलर लक्ष्य को पाने के लिए सोसाइटी की अलग अलग फोर्सेस काम करती है। उसके बाद जब वो लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, तो उस लक्ष्य का जो फ़ायदा होता है, जो वो चीज़ हमें प्राप्त हुई है, उसका फ़ायदा जो है वो इस सोसाइटी का हर एक व्यक्ति जो है ना आने वाला उठाता है। देखो समझो, सोसाइटी वर्क्स फॉर स्टेबिलिटी
and equilibrium. It stresses how well all parts integrally work together upon interdependency of the society. यही बात मैंने आपको समझाई. Education is considered to be the creator of such structures. Education अपना बहुत बड़ा रोल अदा करती है इस तरह की स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, इस तरह के प्रोग्राम्स को बनाने के लिए और इस तरह के करिकुलम को डेवलप करने के लिए. दैट एनकरेज द सोसाइटी यूनिटी. इससे सोसाइटी की जो यूनिटी है वो भी बढ़ती है, काम लक्ष्य भी पूरा होता है और सोसाइटी की यूनिटी भी बढ़ती है. हमें पता चलता है भैया कि जब हम लोग एक होकर के काम करेंगे तो हम लोग अपने लक्ष्य को बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं. तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है. इट एज्यूम्स दैट यूनिटी इज़ द नॉर्मल स्टेट इन सोसाइटी. बिल्कुल, जब तक यूनिटी नहीं रहेगी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो सोसाइटी की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है वो भी अच्छे से काम जो है वो नहीं करेगा. देन अप्रोच आती है थर्ड, दैट इज़ कन्फ्लिक्ट थ्योरी. कन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या कहती है? ड्रिवन बाय द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स वेयर देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज देन सोसाइटी इज इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल. जब किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी होती है, तो जो व्यक्ति जितना ज़्यादा पे कर पाएगा या जितना ज़्यादा वो पैसे वाला होगा उसे उन रिसोर्सेज का ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और कुछ लोगों को उन रिसोर्सेज का फ़ायदा जो है वो मिल भी नहीं पाएगा. तो सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, संघर्ष की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है. तो अब यहाँ पर क्या 3 एलिमेंट आते हैं. सबसे पहले आती है फोर्स. फोर्स लगेगी. फोर्स यानी कि जब बड़े वाले जो ऊपर वाले पदाधिकारियों को अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, छोटे लोगों को इतना उसका फ़ायदा नहीं हो पाएगा, तो कन्फ्लिक्ट्स होएंगे. कन्फ्लिक्ट्स होएगा यानी कि संघर्ष होएगा. जब संघर्ष होता है बच्चों तो चेंज ऑटोमेटिक आता ही आता है. इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी. किसी भी चेंज को लाने के लिए कन्फ्लिक्ट्स होंगे ही होंगे. ठीक है जी. और ये इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, मिलिट्री पावर, ये सब पावर्स जो है ना जब अपना डोमिनेट करना स्टार्ट कर देती हैं नीचे तबके वाले लोगों को, तो ये कन्फ्लिक्ट्स जो है वो होते हैं. क्लियर है. नाम याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर का इनमें जो नाम है वो बहुत मतलब सबसे जो प्रोमिनेंट नाम है वो कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर का आता है, सिमिल. तो ये आप नाम याद ज़रूर रखिएगा. तो चलिए आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.